15 जनवरी 2024 को नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने पार्लियामेंट्री सेशन को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि नॉर्थ कोरिया आने वाले समय में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े चेंजेस करने वाला है। इन चेंजेस में ये क्लियर कट डिफाइन किया जाएगा कि नॉर्थ कोरिया का परमानेंट और नंबर 1 एनिमी साउथ कोरिया है। साथ ही में कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया ही इकलौती कंट्री है और साउथ के साथ उसका रीयूनिफिकेशन नहीं हो सकता है। इसके लिए किम जोंग उन ने रिस्पॉन्सिबल बताया यूएसए के गैंगस्टर लाइक बिहेवियर को और साउथ कोरिया के द्वारा लगातार की जाने वाली मिलिट्री ड्रिल्स को। साथ ही में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने यह भी हाईलाइट किया कि अगर किसी भी तरीके की प्रोवोकेशन यूएसए और साउथ कोरिया के द्वारा की जाती है तो नॉर्थ कोरिया ने जो न्यूक्लियर डिटरेंस की पॉलिसी अभी तक ऑन पेपर अपनाई है उसे ग्राउंड रियलिटी देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ और साउथ कोरिया की हिस्ट्री ब्रीफली बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको नॉर्थ और साउथ कोरिया के रीयूनिफिकेशन के बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स को बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आज दिन तक रीयूनिफिकेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ही देशों के बीच में अगर वॉर शुरू होती है तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की इक्वेशन किस तरीके से बदलेगी और इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग से पहले इंपीरियल जापान ने कोरियन पेनिनसुला के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया हुआ था और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह एश्योर हो चुका था कि जापान ये वॉर हार जाएगा तो उसके बाद कोरियन पेनिनसुला का ये अलाइड कंट्रीज क्या करेंगे, इस बात को लेकर सभी देशों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। ये कॉन्फ्लिक्ट प्राइमरली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था, जहां पर दोनों ही देश ये एश्योर करना चाहते थे कि कोरियन पेनिनसुला में उनके विरोधी देश का जो स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ना बढ़ जाए। जहां एक तरफ यूएसएसआर नहीं चाहता था कि यहाँ पे डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म आई, वहीं यूएसए भी नहीं चाहता था कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप और कम्युनिज्म आई। इसलिए एक तरफ जहां यूएसए ने साउथ कोरिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कोरियन पेनिनसुला में इस समय जो हो रहा था ये आपको समझने में आसानी होगी अगर आप ये जान लेते हैं कि इस समय यूरोप में क्या हो रहा था। यूरोप में प्राइमरली ईस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर ने आयरन कंटेन के थ्रू अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था, लेकिन मार्शल प्लान के अंडर यूएसए ने और वहाँ पे दूसरी बहुत सी मिलिट्री और फाइनेंशियल एड के थ्रू अपनी जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग करनी शुरू कर दी थी। यूएसएसआर ये नहीं चाहता था कि जो ईस्टर्न यूरोप में हुआ है ठीक वैसा ही कोरियन पेनिनसुला में हो, इसलिए शुरू से ही चाइना के साथ मिलकर उन्होंने नॉर्थ कोरिया को वेपन की सप्लाई करना शुरू कर दिया था। इन दी एंड नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में ये टेंशन इतनी ज़्यादा एस्केलेट कर गई थी कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर जून 25, 1950 को एक वॉर डिक्लेयर कर दी और ये वॉर जुलाई 27, 1953 तक चली। यूएन की लीडरशिप में 1953 में दोनों ही पार्टीज ने स्टेलमेट की पोजीशन पे 38 डिग्री पैरेलल पर एक कोरियन मिलिटराइज जोन बना दिया और वहीं पे वॉर की एंडिंग कर दी। हालांकि ये वॉर ऑन पेपर ही एंड की गई थी। ये जो डीमिलिटराइज जोन बनाया गया था ये आज दिन तक का बनाया गया सबसे सिक्योर मिलिट्री जोन है। ये 250 किलोमीटर लंबा है और 4 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेंचेस हैं, इसके अलावा वॉच टावर हैं, लैंड माइंस भी बिछाई गई हैं। दोनों ही देशों ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को यहाँ पे तैनात किया हुआ है। ऐसा जो मिलिटराइज जोन है ये तो यूएसए और यूएसएसआर ने जब जर्मनी का डिवीजन किया था तब भी जर्मनी में नहीं बनाया था। जब से ये डीएमजेड बनाया गया है तब से इंटरनेशनल कम्युनिटी में ही एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है कि क्या कभी कोरियन पेनिनसुला का यूनिफिकेशन होगा जिस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। तब से आज तक दोनों ही पार्टीज ने यूनिफिकेशन के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन ज्यादातर जो कोशिशें हैंगी वो साउथ कोरिया की तरफ से ही की गई हैं। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट साल 1991 में हुई थी जब वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में और फीफा यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये डिसाइड किया गया था कि अरिरांग नेशनल एंथम के अंदर कोरियन पेनिनसुला की यूनिफाइड टीम यूनिफिकेशन वाले फ्लैग के अंडर परफॉर्म करेंगी। तब से आज तक यूनिफाइड फ्लैग के अंडर खेलने की जो ये कोशिश है दोनों ही देशों के द्वारा अभी साल 2018 में ईस्ट एशियन जूडो चैंपियनशिप जो कि मंगोलिया में ऑर्गेनाइज की गई थी तब तक की जाती रही है। लेकिन ज़्यादातर जो ये कोशिशें हैंगी ये साउथ कोरिया की तरफ से की गई हैं। नॉर्थ कोरिया का स्टांस अभी भी पहले की तरह ही रेडिकल बना हुआ है। इवन साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन बनाई हुई है जिसका मेन काम हैगा नॉर्थ कोरिया के साथ रीयूनिफिकेशन के टॉक्स को डिस्कस करना। इवन साउथ कोरिया में तो एक पॉलिटिकल पार्टी है मिलेनियम डेमोक्रेटिक पार्टी जिसने अपनी सनशाइन पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें यह डिसाइड किया गया है कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया के साथ रीयूनिफिकेशन किया जाएगा। हालांकि साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन ने साल 2010 में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को पूरी तरीके से फेलियर डिक्लेयर कर दिया था। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन भी हैगा ओवर द ईयर्स नॉर्थ कोरिया ने जो पॉलिसी अपनाई है वो बहुत ज़्यादा मिक्स रही है। यूएन के मना करने के बाद भी नॉर्थ कोरिया ने आईसीबीएम जैसी मिसाइलें बना ली, क्रूज मिसाइल बनाई, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई, सबमरीन बनाई है जो कि न्यूक्लियर पावर है। आए दिन नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ये बताते रहते हैं कि मेरी टेबल पर एक बटन है वो मैं दबा दूंगा तो हमारे न्यूक्स अलास्का कोई नहीं बल्कि मेनलैंड यूएसए के टेरिटरी को भी काउंटर कर लेंगे। यही नहीं, अभी साल 2020 में भी नॉर्थ कोरिया ने साल 2003 में साउथ कोरिया के साथ मिलकर डीएमजेड के पास बनाई
बनाए गए एक इंडस्ट्रियल जोन जो कि कायसोंग के नाम से फेमस हैगा। यहाँ पर जॉइंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड बिल्डिंग थी जिसे साल 2020 में बम से उड़ा दिया गया था। यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा नॉर्थ और साउथ कोरिया के वर्कर्स मिलकर काम किया करते थे। हालांकि साल 2016 में इस बिल्डिंग के ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था, लेकिन साल 2018 में इसे फिर से खोला गया था। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर यह आरोप लगाता है कि आप हमारे खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाते हो। फॉर एग्जाम्पल, साउथ कोरिया के एंटी नॉर्थ कोरिया स्टांस रखने वाले ऐसे सिटीजन्स नॉर्थ कोरिया की तरफ हवाओं के साथ ऐसे बलून्स को छोड़ते हैं जिन पर एंटी नॉर्थ कोरिया स्लोगन्स लिखे होते हैं। इस आइकॉनिक काम के लिए गंगवा आइलैंड में साउथ कोरिया में पाजू नाम का एक शहर है जहाँ पे टोंगल पार्क है। ये तो आइकॉनिक डेस्टिनेशन ही बन चुका है। नॉर्थ कोरिया का तो ये भी आरोप है कि साउथ कोरिया ने DMZ के पास ऐसे लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं जो कि 20 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोरिया में अंदर तक सुनाई देते हैं। और ये कुछ हद तक सही भी है, साउथ कोरिया ने ऐसे लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन लाउड स्पीकर में बजाया क्या जाता है। साउथ कोरिया का कहना है कि हम तो वेदर की अपडेट देने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कहना है कि आप असल में एंटी नॉर्थ कोरिया स्टांस रखने वाले स्लोगन्स को प्रमोट करते हो। यही नहीं, साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के यूथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए साल 1953 तक की 2.4 बिलियन से ज़्यादा पैम्फलेट्स जिन पर पपीरा का पोर्ट्रेट बना हुआ था, ऐसे पैम्फलेट्स को नॉर्थ कोरिया में एयर ड्रॉप किया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, साउथ कोरिया में कोरियन वॉरफेयर में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस पोर्ट्रेट को बनाया गया था, जिसमें वुमेन्स की ऑब्जेक्टिफिकेशन को हाईलाइट किया गया है। साउथ कोरिया सफाई में ये कहता है ये तो हमारा मार्केटिंग का तरीका है, हम बता रहे हैं कि हमारे पास स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमारे हर प्रोडक्ट पे काफ़ी सारी वेराइटीज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये साउथ कोरिया करता है, नॉर्थ कोरिया भी बहुत सारे पैम्फलेट साउथ की तरफ ड्रॉप करता है जिसमें बताता है कि साउथ कोरिया की मेंटेलिटी किस तरीके की है, सोसाइटी में सुसाइड रेट किस तरीके से बढ़ रही है, इनइक्वालिटी कैसे बढ़ रही है। मेरे कहने का बेसिकली जो क्रक्स है ना वो ये है कि आज तक रीयूनिफिकेशन के लिए जो कुछ किया गया है ना उससे कई गुना ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के अंडर इन दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ किया है। रीयूनिफिकेशन अब काफ़ी दूर की कौड़ी लगती है क्योंकि अब दोनों ही देशों के बीच में ना ब्लड रिलेशन नहीं बन पा रहा, शादियाँ नहीं हो रही हैं, जिस वजह से कस्टम और बिलीव्स तो दोनों ही देशों के भले ही एक से हैं, लेकिन दोनों ही देशों के बीच में रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं लोगों की। और कुछ दूसरे सवाल भी है जिनकी वजह से रीयूनिफिकेशन अब दूर की कौड़ी लगती है, जैसे कि अगर यूनिफिकेशन हो गया तो कैसा पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया जाएगा, किस पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेंस होगी। ऐसा मान के चला जाता है कि साउथ कोरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो शायद उनका पॉलिटिकल सिस्टम अपना लिया जाएगा। और फिर ये भी एक सवाल है कि GDP पर कैपिटा में जो चेंजेस आएंगे उस वजह से नॉर्थ कोरिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद एक और सवाल ये भी हैगा कि दोनों ही कंट्रीज़ के जो यूथ हैं अब वो पूरी तरीके से रीयूनिफिकेशन के फेवर में नहीं है। एक तरफ जहां आज नॉर्थ कोरिया का ज़्यादातर यूथ रेडिकलाइज है, वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया में कोरियन इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन ने साल 2017 में अपना एक सर्वे रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया कि 90s के एरा में ऐसे यूथ की संख्या 80% थी जो रीयूनिफिकेशन के फेवर में थे, जिनकी संख्या अब घटकर ओवरऑल 56% ही रह गई है। ऊपर अगर आप नॉर्थ कोरिया में देखोगे तो वहाँ भी ऐसा ही है। नॉर्थ कोरिया में तो एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ है जो कि साउथ कोरिया के लिए हॉस्टिलिटी रखने के बेस पर ही तैयार हुआ है। जैसे पाकिस्तान में आर्मी कहती है कि हमें आप रिसोर्सेज दो, हमें पावर दो ताकि हम इंडिया को टैकल कर सकें, ठीक ऐसा ही नॉर्थ कोरिया में है। जो भी साउथ कोरिया के लिए अगर हार्श स्टांस नहीं लेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो क्या कभी नॉर्थ और साउथ कोरिया का रीयूनिफिकेशन होगा? देखिए, हमें हिस्ट्री में एग्जांपल देखने को मिलता है जर्मनी के यूनिफिकेशन का। उसके कंपैरिजन में कोरिया की सिचुएशन काफ़ी अलग है और सिचुएशन भी काफ़ी टेंस है, लेकिन मैं आपको बता दूं यूनिफिकेशन अभी भी हो सकता है। इसमें एक बड़ा बदलाव आ सकता है अगर नॉर्थ कोरिया की रिजीम में चेंज आता है और कल को वहाँ से हॉस्टिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है तो शायद साउथ कोरिया की तरफ से जो स्टेप्स लिए जाएंगे उसकी वजह से रीयूनिफिकेशन का जो बेस है वो तैयार होने लगेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। नॉर्थ कोरिया ने साफ कर दिया है कि साल 2024 की अब वो शुरुआत में जल्दी अपनी 3 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। साथ ही में जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने रशिया के साथ अपनी इंगेजमेंट बढ़ाई है और साउथ कोरिया ने जापान और USA के साथ अपना ग्रुप फॉर्म किया है, उस लिहाज से लगता नहीं है कि दोनों देशों के बीच में हॉस्टिलिटी आने वाले समय में कम होगी। इनकेस अगर दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं तो जियोपॉलिटिक्स पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये कल्पना कर पाना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है क्योंकि पहले से ही रशिया यूक्रेन की और इजराइल हमास की वॉर चल रही है। इनकेस अगर वॉर ब्रोकआउट होती भी है ना तो मैं आपको बता दूं इस रीजन ने जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बीते कुछ समय में की है, जिसको कई बार यूरोप से कंपेयर किया जाता है, वो गायब सी हो जाएगी। बाय चांस अगर ये वॉर स्टार्ट हो जाती है तो मैं आपको बता दूं USA के ऊपर इमेंस प्रेशर आने वाला है। पहले ही वो इजराइल हमास की वॉर में फंसा हुआ है, इसके अलावा रशिया यूक्रेन की वॉर में फंसा हुआ है। ऐसे में ताइवान और साउथ कोरिया को अगर सपोर्ट करने की बात आती है तो USA फंस जाएगा बुरी तरीके से, क्योंकि साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए USA ने कमिटमेंट की हुई है। तो ऐसे में USA के सोल्जर्स को आगे आना पड़ेगा। मैं देखता हूँ तो कई बार मुझे हंसी भी आती है। अभी 21st सेंचुरी में इराक से, ईरान से, सीरिया से, इराक से निकला ही था USA, ये अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है इजराइल हमास वॉर में, रशिया यूक्रेन की वॉर में, साउथ कोरिया में, ताइवान में। इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, इंडिया के साउथ कोरिया और जापान दोनों के साथ ही काफ़ी दोस्ताना रिलेशन हैंगे। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया कोई भी हॉस्टिलिटी करता है तो जाहिर है इंडिया इसको कंडेम जरूर करेगा। बियॉन्ड इसके भी इंडिया का रोल काफ़ी बड़ा होने वाला है। ऑपरेशन लिटिल स्विच के अंडर 1953 में इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड कोरियन पेनिनसुला को प्रोवाइड करवाई थी। साथ ही में 1953 और 54 में कुछ वॉर प्रिजनर्स को इंडिया से स्वैप करवाने के लिए इंडियन टेरिटरी का इस्तेमाल भी किया गया था। होपफुली दोनों ही देशों के बीच में कोई लड़ाई ना हो तो बेहतर है, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जियोपॉलिटिक्स इक्वेशन से चलती है, यूटोपिया से नहीं।
फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।